तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपने न्यायपालिका से संबंधित वीडियो लेक्चर देखा होगा और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने देखी होंगी। आज के इस स्क्रीन वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज से लेकर चाहे आने वाले समय में पीटी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस में मेरी कोशिश होगी कि इन क्वेश्चंस में और क्या निकल कर हो सकता है क्वेश्चन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको उसका फायदा हो। तो ध्यानपूर्वक आप पूरा जो स्क्रीन वीडियो है उसको देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, यहां पर बात की गई है न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक, न्यायाधीशों की संख्या को 2-3 बार चेंज किया गया है। तो इसका एक शब्द में अगर आंसर कहा जाए तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट या संसद। ठीक, संसद इसका आंसर होगा। ठीक है, अब लेकिन ये इतना सा केवल आंसर देने के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है आपको। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस आर्टिकल के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है, इस पर आते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 124 124 जो है, इसके कई सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 कई सेक्शन है। इसके पहले सेक्शन में कहा गया है, पहले ही सेक्शन में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट या संसद विधि के द्वारा, विधि के द्वारा, ठीक है, जब तक कि न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन ना करे, न्यायाधीशों की संख्या ये होगी। इसका मतलब संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है। ठीक, चेंज हो सकता है। और अब यहां पर जब बात आती है कि संसद विधि के द्वारा ये काम करती है, लॉ के द्वारा ये काम करती है, तो अगला प्रश्न बनता है कि किस बहुमत से करती होगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि यहां पर जब विधि की बात आ गई, संसद विधि के द्वारा कर रहा है, तो इसका मतलब ये काम सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किस बहुमत से करती है, सामान्य बहुमत, ठीक है, तो यानी 1/2 + 1, 1/2 + 1 हमेशा विधि जो है उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से बनती है, और उसी क्रम में इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप इस क्वेश्चन में जो भी प्रश्न और बन सकते हैं, क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो आपके सामने आए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है। चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है, उसके साथ अगला प्रश्न भी दिख रहा है, उस पर हम लोग अभी आते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता भी जो है वो यहां पर आर्टिकल 124 के अंतर्गत न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है, न्यायाधीशों के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर सभी न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बात की गई है। अब देखिए, हमारे संविधान में मुख्य न्यायाधीश के लिए सिर्फ इतना कहा गया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब यहां पर जो वर्तमान में जिस योग्यता का प्रयोग हो रहा है वो है वरिष्ठता, सीनियरिटी। सीनियरिटी के आधार पर या वरिष्ठता के आधार पर ही जो है किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब बात आती है, इससे पहले आपने देखा था कि लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। उसी तरह से यहां क्या वरिष्ठता का आधार उसका एक्सपीरियंस है? तो एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ जज एक्सपीरियंस नहीं है। यहां जो वरिष्ठता का आधार है वो उसकी एज है, उम्र है। यानी जिस न्यायाधीश की
उम्र या एज सबसे ज्यादा होगी वही वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, इंग्लिश में इसको कहेंगे एडहॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चों, एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट, तो पहले तो प्रश्न के उत्तर पर आए अगर हम, कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। आंसर इसका होगा मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस। ठीक, लेकिन अब इस आंसर को मैं और कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं? अंडर आर्टिकल 127। ठीक, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है क्या चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कर लेता है? नहीं। अंडर आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो चीफ जस्टिस करता है वो राष्ट्रपति की सहमति से करता है। यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये नियुक्ति नहीं कर सकता, ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की सहमति से वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक, एक और प्रश्न है कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त होता है? ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश जो है या एडहॉक जज जो होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो वो किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। इसका मतलब कि हाई कोर्ट के किसी भी, जैसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज अपॉइंट कर दिया गया, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि चीफ जस्टिस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस से सजेशन लेगा कि किस जज को मुझे अपॉइंट करना, और वहां वो अपॉइंट करता है। ठीक है, अब एक बात और आती है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस सिचुएशन में, कौन सी परिस्थिति में की जाती है? तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम नहीं पूरा हो रहा हो, न्यायाधीशों का कोरम, न्यूनतम संख्या उनकी जो चाहिए, वो न्यायाधीशों का कोरम अगर नहीं पूरा हो रहा है, तब ऐसी नियुक्ति जो है वो की जाती है। कोरम नहीं पूरा होने पर, ठीक है, पूरा होने पर। ठीक, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज जो अपॉइंट होते हैं, वो जजेस जो है वो आर्टिकल 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं। और ये किसी हाई कोर्ट के वर्किंग जज होते हैं, एक्टिंग जज होते हैं, जिन्हें नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए। और ये ऐसी स्थिति में नियुक्त होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए लगता है कि उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा है, यानी न्यूनतम वहां पर न्यायाधीशों की संख्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं वो आपने देखा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। दोनों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल समान है। दोनों को न्यायाधीश को जो है वो संसद हटाती है, पार्लियामेंट हटाती है। ठीक, किस आर्टिकल के तहत हटाती है? ये भी आर्टिकल 124, अपॉइंटमेंट हो या हटाना हो, योग्यता हो, इसी के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, मोशन, ये संसद के द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो देखिए, यहां पर जो है क्लियर का लिखा गया है कि अगर कुल सदस्य प्रेजेंट हैं,
दोनों सदन में अगर कुल सदस्य हैं तो कुल सदस्य का सामान्य बहुमत 1/2+1, यदि कुल सदस्य प्रेजेंट हैं तो, जैसे लोकसभा में अगर 545 प्रेजेंट हैं तो उसका ये संख्या चाहिए। लेकिन ये कभी होता नहीं, तो जनरली क्या माना गया अगला, या उपस्थित सदस्यों का, प्रेजेंट मेंबर का, उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3, ठीक है, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक। तो यहां पर दो सिचुएशन है, अगर टोटल मेंबर प्रेजेंट है तो 1/2+1, और अगर उपस्थित सदस्यों की बात की जाए तो 2/3 बहुमत के द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है, यानी प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक। और इसी बेसिस पर मैं ये कहता हूं बच्चों हमेशा कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो महाभियोग प्रस्ताव है और न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है, इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो प्रत्येक स्थिति में ये कहा गया है कि कुल सदस्यों का, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होगा, कुल सदस्यों का 2/3, टोटल मेंबर्स का 2/3, ये चाहिए राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए या राष्ट्रपति के लिए यही चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर प्रेजेंट है जितने, तब भी यही कहा जाएगा कि कुल का 2/3, और जबकि न्यायाधीश को हटाने के लिए अगर कुल नहीं है तो उपस्थित का 2/3 चलेगा, कुल का तो 1/2+1 है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हटाने की प्रक्रिया है उसको मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया भी है, आप देखिएगा। और अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच विवाद को सुप्रीम कोर्ट के किस प्रकार के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है, ठीक। तो इसका बच्चों आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार मतलब होता है जुरिस्डिक्शन या पावर, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनको हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त हम किसी भी अन्य न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद, अगर ऐसा कोई भी विवाद न्यायालय में जाएगा तो कहां जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ये तो कहा गया ना संघ और राज्यों के बीच विवाद, तो वो कई राज्य हो सकते हैं या एक राज्य हो सकता है। संघ मतलब केंद्र, राज्यों अब जैसे एक राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखते रहते हैं अक्सर जो है, कभी किसी मुख्य सचिव को लेकर हो गया, कभी कुछ लेकर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी विवाद है, जैसे मान लीजिए यूपी और उत्तराखंड का कोई विवाद होगा, तो क्षेत्र को लेकर कोई विवाद है, तो 2 या 2 से अधिक स्टेट का कोई विवाद होगा, वो भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल माने जाएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनको कहते हैं संघात्मक मामले, फेडरल या संघात्मक मामले। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कल को कि संघात्मक मामले सुप्रीम कोर्ट के किस प्रकार के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाते हैं, तब भी आपका आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक। ये है आर्टिकल 131 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, तो ये आर्टिकल 71 के अंतर्गत ये प्रोविजन है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस
अनुच्छेद के अंतर्गत हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील की अनुमति दे सकता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, 136। ठीक है। अब यहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष अपील, ये स्पेशल अपील है, क्योंकि अपीलीट, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। अब सर्वोच्च अपीली न्यायालय में एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अपील की जा सकती है, अपीलीट इसको अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, ये विशेष अपील है, ठीक है। इसी तरह से सिविल मामलों में अपील हो सकती है, सिविल मामलों में अपील हो सकती है, ठीक है, 133 के अंतर्गत। इसी तरह से फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल मामलों में अपील हो सकती है। अभी इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा है, अभी उस पर आते हैं, ठीक है। अब ये हुआ विशेष अपील। विशेष अपील का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी केस, सपोज दैट जो है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में या किसी भी कोर्ट में चल रहा है, तो अब सिविल मामलों के तहत अपील या फौजदारी मामलों के तहत अपील या संवैधानिक मामलों के तहत अपील अनुच्छेद 132 के अंतर्गत होता है, सांविधिक अपील कहते हैं। तो इन सब अपील के लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट चाहिए होता है और तमाम तरह के उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसके तहत ही अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें विशेष अपील की, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष क्षेत्राधिकार है, स्पेशल उसका जुरिस्डिक्शन है कि उसके तहत वो किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दे सकता है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न फिर अपील से रिलेटेड है। लिखा गया है कि फौजदारी मामलों के अंतर्गत हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको अपील से रिलेटेड बात की थी और वही अपील से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, यहां पर अपील से संबंधित ही प्रश्न आ गया है और उसी के निवारण पर हम लोग चलते हैं। फौजदारी मामले मतलब क्रिमिनल केसेस, ठीक। तो फौजदारी मामले या क्रिमिनल केसेस में जो अपील होती है उसमें आर्टिकल 134 में यह कहा गया है, 134 में, कि हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र से, हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र से या सर्टिफिकेट से, प्रमाण पत्र क्या देता है, कोई भी, जैसे मान लो कोई मर्डर का केस है या कोई भी केस है, तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो ये कहता है कि भाई हम आपको सर्टिफाई करते हैं, आप 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारे डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो आप अपील कर सकते हो। तो हाई कोर्ट जो है वो किसी भी लीगल इशू के तहत ये अपील का जो है अधिकार देता है। अब यहां पर पूछा गया है कि हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना किस प्रकार के फौजदारी मामलों में अपील की जा सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना, विदाउट हाई कोर्ट सर्टिफिकेट अगर हम बात करें तो यहां सबसे पहला है कि विदाउट सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए, विदाउट सर्टिफिकेट जो है वो कैसे मामलों में अपील की जा सकती है। तो अगर जो है मान लीजिए कोई ऐसा मामला हो, पहला अगर हम कहें कि यदि किसी मामले में, यदि किसी केस में या किसी मामले में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट के निर्णय को बदलते हुए, परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए फांसी की सजा दी हो, मृत्यु दंड दिया हो,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में किसी को जो है वो 10 साल 20 साल की सजा दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई लोअर कोर्ट ने गलत किया, हम इसको मृत्यु दंड की सजा देते हैं। ठीक, तो ऐसे मामले में अपील जो है वो की जा सकती है। ठीक, अब सेम ऐसे ही हम कहें कि अब दूसरा एक और मामला हो सकता है, यदि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से, ठीक है, यदि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से केस या मामले को अपने पास मंगवाकर, जैसे सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है वैसे ये भी मंगवा सकता है, मंगवाकर मृत्यु दंड दिया हो, मृत्यु दंड दिया हो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये था कि फौजदारी मामलों में या क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट के बिना सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है। तो कौन से वो फौजदारी मामले हो सकते हैं अंडर 134, आर्टिकल 134, कौन से ऐसे मामले हो सकते हैं। तो पहला मामला ये आया कि यदि किसी मामले में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निर्णय को बदल करके, चेंज करके और मृत्युदंड दिया हो, यानी दोनों मामले किसमें हैं, मृत्युदंड के हैं। यदि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से केस को अपने पास मंगवा के और मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे में किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और वहां पर वो बिना उसके भी अपील कर सकता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार दिया गया है। परामर्श का क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी। तो बच्चों देखो, एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले पर, वैधानिक मामले पर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि परामर्श दे, सुप्रीम कोर्ट मांग सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज यहां पर है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मांग सकते हैं। ठीक, तो अब लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसी सलाह या ऐसे परामर्श अधिकार का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति सामान्यतः अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगेंगे किसी वैधानिक संवैधानिक मामले पर, तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ना कर देगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय दे रहा है तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बाध्यता नहीं है। ठीक है, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से ये स्थितियां हैं जो आपसे इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता अनुच्छेद 217 में दी गई है। 217 में यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही वह भारत का नागरिक हो। पहली चीज, क्योंकि अब योग्यता की बात की जा रही है तो ये बात होगी वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। किसी न्यायिक पद, जुडिशियल पद पर, जुडिशियल अथॉरिटी पर कार्य कर चुका हो। ठीक, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यही डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर था कि 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो,
यानी 5 वर्ष के जज का एक्सपीरियंस चाहिए था, यहां पर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए जैसे एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, या वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हुआ है उनको अब ये अपने आप लग रहा होगा कि दूसरी वाली योग्यता तो सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट में थी, केवल अंतर कहां आया, जो पहली कंडीशन, दूसरी योग्यता की पहली कंडीशन जो है कि 5 की जगह 10 वर्ष एक जज के रूप में भी एक्सपीरियंस मांग रहा है, चाहे वकील के रूप में एक्सपीरियंस हो या जज के रूप में, दोनों में यहां 10 वर्ष की स्थिति है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 217 के अंतर्गत योग्यता की बात की गई है। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये प्रश्न है। अब एक संख्या के रूप में देखें तो आप कहेंगे 25। ठीक है, 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में, और जिसमें टोटल जो जजों की संख्या निर्धारित है 1080, अराउंड 1-2 प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी लगभग 1080 जजेस का रिक्रूटमेंट हो सकता है हमारे 25 हाई कोर्ट में, और जिसमें सबसे ज्यादा जजेस जो है 160 पोस्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लेटेस्ट हाई कोर्ट यहां पर 24वां 25वां जो भी आप कह लीजिए, तो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, नवीनतम, तो तेलंगाना गठन होने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ये नवीनतम हाई कोर्ट हो गए, क्योंकि 1 जनवरी 2019 को इनका गठन हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती में स्थापित किया गया, अमरावती में, और तेलंगाना पहले की तरह से हैदराबाद, जो हैदराबाद में था पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो हैदराबाद में। ठीक, अगर इससे पहले थोड़ा सा पहले जाएं, क्योंकि पहले इतनी संख्या नहीं थी, इससे पहले जो है 2013 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण था, जब 2013 में 3 हाई कोर्ट 3 स्टेट्स के पूर्वोत्तर राज्य वहां पर गठित किए गए थे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो हम इसमें किसी को भी आप कह सकते हो 21, 22, 23 और यहां पर 24 और 25, ये 25 हाई कोर्ट हैं टोटल। अब हाई कोर्ट में मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है कि जो हाई कोर्ट का प्लेस है वो इंपॉर्टेंट है, जो उसकी मेन बेंच है। दूसरा ये है कि कहीं पर अगर उसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आप देखिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लेकिन उसकी बेंच जो है वो बेंच एक ब्रांच के रूप में होती जो लखनऊ में है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जहां भी है, जो भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, दूसरी चीज हाई कोर्ट में मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश किस हाई कोर्ट के अंडर में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का या यूनियन टेरिटरी का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसे जो है अगर हम देखें कि भाई अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंडर में है, हाँ, अगर पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंडर में है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे और वो मैं आपको एक नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है जो आपके सामने आज ये 10 क्वेश्चंस आए हैं और इनके साथ डिफरेंट टाइप की चीजें डिस्कस हुई हैं।
ठीक है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स रिवीजन कराना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस जो है, और कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इस तरह का जो है कोई भी पीडीएफ भी आप सेंड कर दिया करिए, तो ये पीडीएफ फॉर्म में भी हम आपको सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, और आगे आने वाले समय में ऐसे जो भी आपको मैं स्क्रीन वीडियो दे रहा हूं उससे रिलेटेड टेस्ट भी होंगे, और उन टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अच्छा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे। थैंक यू बच्चों, आप आपकी रात शुभ हो, क्योंकि अब आपका ये वीडियो रात में आपको मिलेगा। थैंक यू।